अ कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, ओके, डिसॉल्व एक्स अमाउंट ऑफ CO2 एट 298 केल्विन इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू प्रिपेयर सोडा वाटर। ओके, एक कंपनी है जिसने एक्स अमाउंट CO2 डिसॉल्व किया है 298 केल्विन पर 1 लीटर वाटर में, क्योंकि उसको सोडा वाटर का फॉर्मेशन करना है। तो आपसे पूछा गया है एक्स क्या है, यानी कि कितने अमाउंट CO2 को डिसॉल्व किया गया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपको दिया गया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया गया है, CO2, ओके। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये है जनाब क्वेश्चन हेनरीज लॉ का, राइट, हेनरी लॉ का ये क्वेश्चन है, ओके। चलिए जनाब सॉल्व करेंगे हेनरी लॉ का क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैसे पता होगा बताएं, यस। फॉर्मूला जनाब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, KH दैट इज हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, राइट, ये होता है फॉर्मूला। ये जनाब हेनरी लॉ होता है, राइट। हेनरीज लॉ के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, पता होने चाहिए ये सारी चीजें, ओके। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है, क्या है जनाब 0.835 बार, ओके। हेनरी कांस्टेंट भी आपको दिया गया है, XG आपसे पूछा गया है, यानी कि मोल, यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालेंगे, बट आपसे पूछा गया है अमाउंट, यानी कि वेट, आपसे CO2 का वेट पूछा गया है। तो जनाब कैसे प्रोसीड करेंगे आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर XG निकालते हैं, यानी कि XCO2 निकालेंगे, तो G जो यहाँ पर है गैस, उसको हम गैस नहीं, गैस हटा करके CO2 मान लेते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास CO2 ही है, CO2, ग्रेट। तो XCO2 एज इट इज रखेंगे, XCO2 ये क्या है, XCO2 पता होना चाहिए, क्या है जनाब, बताइए बताइए बताइए, XCO2 क्या है बताइए, आपको समझने में कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। XCO2 यहाँ पर हो जाएगा PCO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई KH दैट इज हेनरी कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है 0.835, 0.835, हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या है 1.67, 1.67 किलो बार है, अंडरलाइन करो जनाब इसको, किलो बार, तो 10 टू द पावर 3 आने वाला है, राइट, 10 टू द पावर 3 यहाँ पर हम लिखेंगे 10 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आने वाला है सॉल्व करने के बाद, बहुत ही ध्यान से देखना है, पेन चेंज कर लिया जाए तो आपको समझ में आएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो जनाब यहाँ पर 0 आ जाएगा, सही है, क्योंकि उस ऊपर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट हटाने के बाद नीचे एक एक्स्ट्रा 0 आ जाने वाला है। 835 1670, ओहो 1/2, वही ही आसान सी कैलकुलेशन जनाब हो गई, 1/2, 10 टू द पावर 3 को आप ऊपर ले जाइए तो 10 टू द पावर -3 आ जाने वाला है। और भी अगर डीपली इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब 5 × 10 टू द पावर -4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसी कैलकुलेशंस में, राइट, सही है, ओके। अभी आपने क्या निकाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, राइट, XCO2 बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपने निकाला है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपने निकाल लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर दैट इज H2O, ओके। ये फॉर्मूले तो रटे हुए होंगे ही, मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है अगर आपसे, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है उसका मोल्स ऊपर, अपॉन जिसमें है उन दोनों को एडिशन कर देना है, सही है, सिंपल है। तो मोल्स ऑफ CO2 आप कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ CO2 में ही छुपा हुआ है वेट ऑफ CO2, राइट, वही आपसे पूछा गया है, ओके। तो वेट ऑफ CO2 W मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई 44 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, एंड यहाँ पर भी W बाई 44 आ जाने वाला है। NH2O जनाब क्या हो जाएगा 1000 बोले तो 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा है तो मान लेंगे, लिखा हुआ है जनाब 1 लीटर ऑफ वाटर बोले तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 18 का मतलब H2O का मॉलिक्यूलर वेट, ओके। XCO2 अभी अभी आपने निकाला है तो इसको सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपको आपका आंसर मिल जाने वाला है। 5 × 10 टू द पावर -4 आप यहाँ पर रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो W की जो वैल्यू आएगी वही आपसे पूछी गई है। तो 5 × 10 टू द पावर -4 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लिया जाए, थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन आई थिंक बन रही है यहाँ पर, 2 से ही जाएगा तो 44, ओके। तो जनाब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा एक्यूरेटली करिएगा, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा टाइम अगर एक्स्ट्रा लग रहा है, क्वेश्चन सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो W की जो वैल्यू आने वाली है, W यानी कि वेट ऑफ CO2 आने वाला है 1221 × 10 टू द पावर -3 ग्राम्स, राइट, ये आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया था 1221 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 10 टू द पावर -3 ऑलरेडी लिखा हुआ है,
तो x इक्वल टू 1 2 2 1 हो जाने वाला है। When 0.7 gram of solute A is dissolved in 42 gram of water, okay, it depresses the freezing point by 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जनाब यह है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन, राइट। द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ए इन वाटर इज, परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ए इन वाटर, यानी कि आपसे अल्फा पूछा गया है, राइट। अल्फा परसेंटेज पूछा गया है आपसे। तो अल्फा तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट ऑफ फैक्टर दैट इज आई निकालना पड़ेगा। जनाब वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए आपको फ्रीजिंग पॉइंट वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से करते हैं, यहाँ पे करेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। पढ़ा है इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है, के एफ आपको दिया हुआ है, मोलैलिटी आप निकाल लेंगे, आई भी निकल जाएगा। तो मोलैलिटी को ओपन करके लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मोलैलिटी नहीं दी हुई है, ग्राम वाटर का वेट ये सब कुछ दिया हुआ है, राइट। चलिए मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा जनाब आपने। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, इन सॉल्यूट दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सही है जनाब। इन सॉल्यूट तो ओपन कर लिया जाए सबसे पहले, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सही है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू मान लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू नहीं मानना है, 0.7 ग्राम लिख दीजिए क्योंकि लिखा हुआ है 0.7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए, ओके 0.7 ग्राम लिख देंगे हम यहाँ पर, चेंज कर लिया जाए 0.7 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 93 ग्राम, 93 ग्राम। जो ये आपने लिखा है 0.7 डिवाइड बाई 93, ये क्या है, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे आप, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं वो किलोग्राम में होता है, राइट। यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास दिया हुआ है वो है ग्राम में, दैट इज 42 ग्राम। चलिए फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा 42, बट ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ओके। ओके डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी दी हुई है, आई आपको सॉल्व करना है, के एफ की वैल्यू भी दी हुई है। तो चलिए फटाफट से इनको भी साथ में लिख ही लेते हैं, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हम कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर तीर चलाने जैसा काम नहीं है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि 1.86 हो जाएगी के एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ये क्या था 1.86, ये किया हमने, यस सही किया। अब जनाब सॉल्व करिए, आई की वैल्यू आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 0.7 लिखा हुआ है यानी कि इस पॉइंट को आप हटाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हटाएंगे तो ये वाला चला जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल चीज़ें आपकी आंखों के सामने से जा रही हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हुई तो देखिए जनाब कैसे किया हमने, ये पॉइंट हटाएंगे तो निश्चित तौर पे 100 आने वाला है, ये वाला पॉइंट आएंगे तो जनाब ये 0 बढ़ने वाला है, इसी 1000 से आप 1000 को हटा देंगे, ग्रेट। अब 0.2 बचा है, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 1.1/5 होने वाला है। आई एज इट इज रखिए, 2 इंटू 93 इंटू 742, ग्रेट, 2 इंटू 93 इंटू 42 डिवाइडेड बाई, ये हो चुका है। अब 10 इंटू 186 इंटू 7, 10 इंटू 186 इंटू 7, सही है, कुछ भी नहीं छूटा है। अब देखिए 2 इंटू 93 क्या होता है, 186 होता है, यस सिंपल है। अब जनाब 42 डिवाइडेड बाई, नहीं 42 नहीं, यहीं से भी तो हट जाएगा, यस 7 बन जा 7, 7 6 जा 42, तो 6/10 आने वाला है, दैट मीन्स 0.6 आ चुकी है आई की वैल्यू। आई की वैल्यू आपने निकाल ली है, बट आपसे पूछी गई है अल्फा की वैल्यू, इसीलिए जनाब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। क्वेश्चन 4 25 जून शिफ्ट 2 में आपसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आपने इतना सॉल्व कर लिया। चलिए अब आगे आते हैं, पहली लाइन को पढ़िए, पहली लाइन फालतू में नहीं दी गई थी, काम था इसका, सॉल्यूट ए एसोसिएट्स इन वाटर, एसोसिएट्स इन वाटर का मतलब हो जाएगा जनाब ये वाली रिएक्शन, ऐसे भैया ये होता है एसोसिएशन, ओके जनाब। यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस अल्फा, राइट, अल्फा अभी अभी आपने निकाला है, तो पहले तो लिखते हैं 1, कोई दिक्कत है नहीं, 1 माइनस अल्फा अगर आपने यहाँ पर कर दिया है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 1 माइनस अल्फा बाई 2, सिंपल। यहाँ पर 2a है, 2a के केस में आपने अल्फा लिखा है तो a के केस में आपको अल्फा बाई 2 लिखना पड़ेगा, राइट। अब क्या करेंगे,
अब जनाब दोनों को ऐड करिए, इक्वल टू आई करते हैं, दैट इज वेरिएंट ऑफ फैक्टर। दोनों को ऐड जब हम करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा बाई 2। सही किया है, राइट? नहीं जनाब, यहाँ पर 1 माइनस क्यों किया हमने, 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर 1 नहीं आएगा। आई थिंक आपने पकड़ भी लिया होगा इसको पहली रीजन में ही, राइट? तो यहाँ पर 1 नहीं आने वाला, अल्फा बाई 2 ही होगा। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, राइट? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 दैट इज 1 प्लस अल्फा बाई 2, नहीं 1 माइनस अल्फा बाई 2 ही होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं हो रही है, 1 माइनस अल्फा बाई 2, राइट? यही सही हो जाने वाला है, ग्रेट। तो ये हो चुकी है आई की वैल्यू। ओके, आई की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली थी 0.6, इसको इक्वेट करना है 0.6 से, 0.6 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। करिए सॉल्व इसको, अल्फा की वैल्यू तो निकाल ही देंगे ना आप, 1 को, ओके, अल्फा बाई 2 को इस तरफ लाइए, 1 इसे करिए तो अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 0.6 होने वाला है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये देखिए, अब जनाब अल्फा यहाँ पर एवरेज रहेगा, ये हो चुका है 0.4 इंटू 2 दैट इज 0.8, यानी कि जनाब 80% आपका सही आंसर हो जाने वाला है, 80% करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि आपसे परसेंटेज में पूछा गया था, इसलिए आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा हम रिवीजन देना चाहेंगे इसका। सॉल्यूट ए एसोसिएट्स इन वाटर, 0.7 ग्राम सॉल्यूट ए डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन 42 ग्राम ऑफ वाटर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया गया है, तो जनाब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। ठीक है, आपने किया, इसको ऐसे कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, राइट? इसके नीचे से हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू हुआ है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपने पुट करी, आई की वैल्यू आप निकाल लेंगे, के एफ की वैल्यू आपको दे दी गई है, मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो एज यूज रखते जाएंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन यहाँ पर बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको आनी चाहिए। 0.6 आ जाएगी आई की वैल्यू। उसके बाद पहले लाइन के दम पर आपने ये रिएक्शन लिखी, सॉल्यूट ए एसोसिएट्स इन वाटर, यस, 1 माइनस अल्फा देन अल्फा बाई 2, आई इक्वल टू, दोनों को ही हम ऐड करेंगे तो आई की वैल्यू क्या जाने वाली है, 1 माइनस अल्फा बाई 2, उसको इक्वेट करेंगे 0.6 से, तो डेफिनेटली अल्फा इक्वल टू 0.8 आने वाला है। बट हमसे पूछा गया था परसेंटेज में, 0.8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। 0.5% solution of potassium chloride was found to freeze at minus 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड, द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज। तो ये भी जनाब डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इनटू एम, राइट? यहाँ पर भी आपको आई ही निकालना पड़ेगा सबसे पहले, राइट? उसके बाद आप अल्फा से पहुंच पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम डेल्टा टी एफ, क्या होगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू 0.24 हो जाएगा, राइट? 0 पे होना चाहिए, माइनस 0.24 पे हो रहा है, दैट मीन्स 0.24 डेल्टा टी एफ हो जाएगा। ग्रेट। के एफ की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है, दैट मीन्स मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज क्या है, 1.80। ग्रेट। मोलैलिटी, ये जनाब आपको परेशान करेगी। मोलैलिटी का फॉर्मूला तो जनाब आपको पता ही है, मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये होता किस में है, केजी, किलोग्राम में होता है। ग्रेट। अब आपको किलोग्राम में ही लिखना है, तो मोलैलिटी, ओके, ऐसे लिखते हैं। डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है जनाब, 0.24, डेल्टा टी एफ 0.24, आई निकालना है आपको, के एफ क्या है 1.80। अब बारी है जनाब मोलैलिटी की। मोलैलिटी ध्यान से लिखना है, सबसे पहले तो एन सॉल्यूट लिखिए, एन सॉल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बस सिंपल है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट जनाब क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ऑब्वियसली 0.5% है तो 0.5 ही हो जाने वाला है, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या है 74.6, 74.6 कि जनाब हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन बना है तो 0.5 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा, और 99.5 ग्राम, राइट? अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 99.5 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा, 0.5 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा। तो जनाब वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको नीचे लिखना होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको नीचे लिखना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 99.5, बट ये है ग्राम में, आपको चाहिए होता है किलोग्राम में, तो जनाब 1000 से मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। ग्रेट। अब आप इसको सॉल्व करिए। अब जब आई की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो कर लेते हैं जनाब, कैसे करेंगे देखिए, बड़े ही ध्यान से करना है, अगर कोई गलती ना हो तो हम करेंगे, ऐसे करेंगे जनाब, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, ये वाला हट जाएगा, ये वाला पॉइंट हट जाएगा, ये वाला पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 जीरो आएगा, सही है। ये 100 से ये 100 जाने वाला है, ओके, और कुछ, ये 12 से चला जाएगा, 12 दूनी 24, और यहाँ पे 1 और 5 आने वाला है, यही है।
तो आई को यहाँ पर एज डी रोक के रखते हैं और इन सभी को एक साथ लेकर आते हैं। 2 इंटू 746 इंटू 995 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5 इंटू 1 सॉरी 10,000, 15 इंटू 5 इंटू 10,000 रेट। तो कैलकुलेशन तो बड़ी ही अच्छी है, 5 से ये जाएगा और वाला चला जाएगा 5 से। तो जनाब सॉल्यूशन आप सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन भी आप ले सकते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.98 आ जाने वाला है। ये क्या आया है? आई की वैल्यू, बट आपको निकालना है अल्फा। परसेंटेज पूछा गया है ना, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, तो आपको अल्फा निकालना होगा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू अल्फा n-1 प्लस 1, राइट। तो अल्फा आपको निकालना है, तो अल्फा को यहाँ पर रोक के रखिए। तो अल्फा यहाँ पर आप रोक के रखेंगे तो i-1 डिवाइड बाई n-1, i-1 डिवाइडेड बाई n-1, राइट, n-1। ओके, तो जनाब i-1 क्या हो जाएगा? आई अभी अभी आपने निकाला है, क्या है? 1.98। तो 1.98 से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0.98 ही तो बचेगा, राइट। और n क्या हो जाने वाला है? n-1। ओके, तो n-1 आप 1 ही लिख लेंगे, n-1 1 ही लिख लेंगे। और आपसे पूछा गया है परसेंटेज, तो परसेंटेज में पूछा गया इसलिए आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जनाब क्या आएगा बताइए? 98 ही तो आएगा। 0.98 इंटू 100 क्या होता है? 98 होता है। तो आपसे यही पूछा गया था, यहाँ पर आपको 98 लिख देना है, राइट। The vapor pressure of two volatile liquids, liquid A and liquid B at 25 डिग्री सेंटीग्रेड are 50 टॉर। ओके, तो लिक्विड ए का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो 50 टॉर है एंड लिक्विड बी का 100 टॉर रिस्पेक्टिवली। इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन्स 0.3 मोल फ्रैक्शन, ओके, 3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज। तो सबसे पहले इसको रफ कर लिया जाए। जब तक हम रफ करते हैं तब तक जनाब आप कोशिश करिए कि आपको वो फॉर्मूला याद आ जाए जिसके दम पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर फॉर्मूले आपको याद होंगे तो फटाफट से क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे, अगर नहीं याद होंगे जीवन में समस्या तो रहने ही वाली है, राइट। चलिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली इसको रीडिंग करने के बाद ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा। देखिए, इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है, राइट। पी बी नॉट बाई पी ए नॉट, अंदर क्या होगा जनाब? एक्स बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ पी लिक्विड बी एंड 1 माइनस एक्स, ग्रेट। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको एलजी रखेंगे। पी बी नॉट क्या है? 100 टॉर, राइट। पी ए नॉट क्या है? 50 टॉर, ग्रेट। एक्स बी क्या है? देखिए बहुत ध्यान से, आपको जो मोल फ्रैक्शन बताया गया है वो बताया गया है लिक्विड ए का, बट इस फॉर्मूले में आपको लिखना पड़ेगा लिक्विड बी का। दैट मीन्स 1 माइनस 0.3 करना पड़ेगा। तो क्या आने वाला है? 0.7 आने वाला है। 1 माइनस 0.7 आप करेंगे तो 0.3 आ जाने वाला है, ग्रेट। इसको यहाँ से हटाइए, 7/3 आएगा। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आने वाला है, ग्रेट। तो 14/3 आ जाने वाला है वाई बी डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, सही है। आपसे पूछा गया है देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी क्या हो जाने वाला है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी हो जाएगा 14, देन 14 प्लस 3। लिक्विड बी का पूछा गया तो लिक्विड बी आप ऊपर रखेंगे, देन लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन प्लस लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन, दैट इज 3। जनाब क्या आने वाला है? 14/17 आ जाने वाला है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। आई थिंक हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बोल दिया था जनाब, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल्स होने वाले हैं, राइट। तो 14/17 आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, 17 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो x इक्वल टू 14 हो जाने वाला है करेक्ट आंसर, ग्रेट। 1.2 मिलीलीटर ऑफ एसिडिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक बार फिर से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। ऑब्जर्व दिस फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ओके, तो ये रहा आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड, डेंसिटी ऑफ एसिडिक एसिड आपको दे दी गई है, मोलर मास भी बताया गया है, KF भी आपको दे दिया गया है, राइट। जनाब बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे अल्फा पूछा गया है, अल्फा तक पहुंचने के लिए आपको आई पता होना चाहिए, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर आपको मिलेगा डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम, राइट। यानी कि मोलैलिटी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ क्लियर हुआ है, अच्छी बात है। बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ तो वेट करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जनाब, डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम होता है, राइट। एंड यहीं से आपको आई सॉल्व करना पड़ेगा, देन आई की हेल्प से आप अल्फा तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल मोलैलिटी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मोलैलिटी। ओके, आपके पास है क्या 1.2 ml यानी कि वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है एंड डेंसिटी दे दी गई है। तो मास के लिए आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ता है, तो ठीक है, मास के लिए आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है जनाब? 1.02, ठीक है, डेंसिटी हो चुकी है 1.02
इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 1.2 ml, राइट, 1.2 ml। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 224, 1.224 आ जाने वाला है, राइट। ओके, और ये जनाब होने वाला है ग्राम में, राइट, ग्राम्स। आपने मास निकाल लिया, अब बारी है जनाब मोल्स की। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कैसे निकालेंगे हम? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो मोल्स के लिए क्या करना होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना होता है जनाब। मॉलिक्यूलर वेट इसीलिए आपको दे दिया गया है, ना भी दिया जाता तो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। वेट क्या है? वेट क्या है जनाब? वेट 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 अभी भी तो हमने निकाला, इसमें कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात थी? 1.224। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एसिडिक एसिड का क्या है? 60 है। ओके, 60 है मॉलिक्यूलर वेट। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है? 0.0204 ये आने वाले हैं मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको यही मिलने वाला है। ग्रेट। अब क्या किया जाए? अब जनाब देखिए यहाँ पर बहुत ही कम मोल्स हैं सॉल्यूट के, राइट। देखिए आप देख ही सकते हैं इसमें 0.0204 बहुत कम है ना। तो मोल्स अगर बहुत कम होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी कर सकते हैं। अगर मोल्स बहुत कम है जनाब तो हम ऐसा कर सकते हैं, एंड मोल्स तो ऑब्वियसली बहुत कम है तो इसको हम मोलैलिटी एंड मोलैरिटी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो जनाब अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ लिखना है, के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ क्या है? बहुत 0.0198 ये हो चुका है डेल्टा टी एफ। आई की वैल्यू आपको बतानी है। के एफ क्या लिखा हुआ है? 1.85। अब बारी है ना मोलैलिटी की, या फिर हम बोले मोलैरिटी की, क्योंकि अभी अभी तो आपको बताया गया है मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी माना जा सकता है। तो मोलैरिटी का क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप निकाल चुके हैं अभी अभी, 0.0204, 0.0204 ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 2 लीटर। तो यस, लीटर में ही पूछा जाता है तो लीटर में ही लिखना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, करना पड़ेगा, राइट, करना पड़ेगा जनाब। कोई ऑप्शन होगा नहीं आपके पास। थोड़ा सा आसान करना चाहेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, 2 से जाएगा तो जनाब क्या आने वाला है? 0.0102। बाकी इसकी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी जनाब। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.05 आने वाला है। आई की वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। अब बारी है अल्फा की। तो अल्फा का फॉर्मूला जनाब क्या होता है? आई इक्वल टू अल्फा n-1 + 1 ऐसा होता है, राइट। ओके, अल्फा पता करना है ना, तो अल्फा यहाँ पर रहेगा i-1 दैट इज 1.01 - 1 डिवाइडेड बाई n-1। जनाब क्या आने वाला है? 0.05 आ जाने वाला है। ओके, अब जनाब क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज आपसे पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है तो डेफिनेटली 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 0.05 n-1 1 ही होने वाला है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब 5 आ जाएगा, एंड यही तो होगा आपका करेक्ट आंसर, राइट। एक बार फिर से हम आपको क्विक रिकैप देते हैं इस क्वेश्चन का। 1.2 लीटर ऑफ 2 मिलीलीटर ऑफ एसिडिक एसिड डिजॉल्व किया गया है वाटर में, जिससे कि 2 लीटर सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है, 2 लीटर सॉल्यूशन बन जाए। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम इस फॉर्मूले का यूज होगा, बट मोलैलिटी वाला लफड़ा फंस जाएगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए मास हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, ये मास आ जाएगा। मोल्स के लिए हमको मास की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमने ये सब किया था। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये मोल्स आ जाने वाले हैं। अब जनाब ये इतने कम मोल्स है ना, 0.0204, ये मोल्स बहुत कम है। अगर मोल्स बहुत कम होते हैं तो हम मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर जो मोलैलिटी वाला फॉर्मूला होता है वहां पर हम मोलैलिटी यूज कर देंगे, तो यस, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आई की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है तो करनी पड़ेगी। अल्फा बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा गया है, बस आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थोड़ी सी स्क्रीन नीचे करेंगे, यस। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर अ फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.5 मिलीलीटर पर लीटर इज 0.040, क्या लिखा हुआ है? 0.0405 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी आपको दी हुई है, पॉइंट ऑफ फैक्टर आपसे पूछा गया है, एंड के एफ की वैल्यू भी आपको दी हुई है। जनाब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये आप यहाँ से सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, राइट। चलिए इसको हटाएंगे हम, जस्ट अ सेकेंड, यस। नाउ अभी जो भी आपको लिखा हुआ है वो आप एक साइड में लिख लेंगे तो आसानी रहेगी कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जब आप सारी चीज़ों को लिख लेते हैं तो बार बार आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप सारी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने रखते हैं तो आपको नजर आने लगता है कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा, राइट। इसलिए जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी आपको दिया हुआ है उसको लिखिए। डेल्टा टी एफ को ही हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सभी को पता है। 0.0405 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया हुआ है, ग्रेड। अभी आपके पास और क्या है? ओके, कंसंट्रेशन आपको दी हुई है। कंसंट्रेशन जनाब क्या हो जाएगी? 0.5
मिलीलीटर पर लीटर, दैट्स गुड। डेंसिटी भी आपको दी हुई है, डेंसिटी क्या है जनाब 1.05 ग्राम पर ml। ओके, और क्या है हमारे पास, के एफ की वैल्यू दी हुई है, राइट। के एफ की वैल्यू है क्या 1.16 इंटू 10⁻³ जनाब, ध्यान देना है यहाँ पर, राइट। 10⁻³ हो जाएगा, आगे यूनिट आप लिख सकते हैं, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप अपने समझने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर। ओके ना, वेंट ऑफ फैक्टर आपको बताना है, वेंट ऑफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। कुछ याद आया जनाब, याद आना चाहिए। ओके, अब ध्यान से इसको देखिए एंड पूछिए कौन सा फॉर्मूला लग सकता है जनाब। डेफिनेटली आपको नजर आना चाहिए कि इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। डेल्टा टी एफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई, दैट मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर आई के एफ एम। यहाँ पर जनाब एम होता है मोलैलिटी। कोई दिक्कतें तो नहीं है जनाब, जो भी हम लिख रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए, राइट। नाउ अब हम रेड पेन लेकर आएंगे, अब ध्यान से देखिए, डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है, आई यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर आपसे पूछा गया है, के एफ की वैल्यू आपको दी हुई है, मोलैलिटी। अगर आप मोलैलिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला जनाब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत, मोलैलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। मोलैलिटी एंड मोलैलिटी के बीच में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लेंगे 1 kg, क्योंकि जनाब वाटर है, फॉर फॉर्मिक एसिड कंसंट्रेशन, यस आप 1 kg मान सकते हैं। चलिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आप 1 kg मान लेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी रहने वाली है, दैट्स गुड। तो अभी मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सॉल्व करना है। चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, राइट, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इस तरीके से। तो जनाब फॉर्मिक एसिड के मोल्स आपको बताने हैं, बताइए कैसे बताएंगे। फॉर्मूला पता है ना आपको, मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ग्रेट। मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट वेट कहाँ से लेकर आएंगे, वेट जनाब लेकर आएंगे हम कंसंट्रेशन इनटू डेंसिटी से। जनाब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मास, मास ऑफ ऑब्वियसली फॉर्मिक एसिड है, यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं इस तरीके से COOH HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड, राइट। बाकी आप समझदार हैं। मास के लिए आपको कंसंट्रेशन इंटू डेंसिटी करना पड़ेगा, दैट इज 0.5 इंटू 1.05। जब आप करेंगे तो क्या आने वाला है 555, दैट मीन्स 525, 0.2525 आ जाएगा। ये आ चुका है आपके पास मास ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब मास ऑफ फॉर्मिक एसिड को अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉर्मिक एसिड से डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि फॉर्मिक एसिड के मोल्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए थे, रेड। ओके, रेड पेन सॉरी येलो पेन लेकर आएंगे। अब हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। नीचे आइए, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको जो दी हुई है वो पुट करिए, 0.0405 इंटू आई यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आपको बतानी है, के एफ की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दी हुई है 1.86 इंटू 10⁻3, दैट्स ग्रेट। अब बारी है जनाब मोलैलिटी की। मोलैलिटी के लिए हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट करना होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो 0.525 अभी अभी आपने निकाला है मास। अब जब मास को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से तो आ जाने वाला है मोल्स, जो कि आपको यहाँ पर चाहिए था। HCOOH के जब मोल्स निकालेंगे तो सॉरी मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 46 आने वाला है, राइट। 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 हो जाएंगे, कार्बन की वजह से +12 एंड 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32। जब इसको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 46 आने वाला है, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब लिखना है हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो हमने मान लिया है 1 kg, चलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जनाब जब इसको सॉल्व करेंगे, अभी तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, आई आप इस तरफ रखेंगे, ये सारी चीज़ों को इंटरचेंज करेंगे, डेफिनेटली आपको अरेंज करना आएगा। तो जनाब 1.9 आने वाला है वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। चलिए पढ़िए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 2% एक्वा सोल्यूशन। 2% एक्वा सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, अगर 100 ग्राम वेट है सोल्यूशन का तो उसमें से 2 ग्राम होने वाला है सॉल्यूट का वेट, सिंपल है, यही होता है परसेंटेज का मतलब। एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए, तो चलिए जनाब आपको ये बता दिया गया है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ओके, इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 8% एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी, ओके। बेशक आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा कि डेल्टा टी बी ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा टी बी ऑफ बी, राइट, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% एक्वा सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट बी, राइट। तो जनाब यहाँ पर इस लाइन से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डेल्टा टी बी ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा टी बी ऑफ बी, यानी कि सॉल्यूट ए का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है सॉल्यूट बी के बॉइलिंग पॉइंट से, राइट। ऑब्वियसली जनाब समझ सकते हैं आप इन चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 2% एक्वा सोल्यूशन, तो यहाँ पर सोल्यूशन का वेट कुछ भी दिया नहीं है तो आप 100 मान लीजिए, आसानी रहेगी जनाब। क्यों हम कह रहे हैं ये मान लीजिए, आसानी रहने वाली है। 100 ग्राम मान लीजिए सोल्यूशन ए का वेट और 100 ग्राम ही मान लीजिए सोल्यूशन बी का वेट, राइट, सही है। तो इसको यहाँ पर लिखने के बजाय हम सही तरीके से लिखते हैं ताकि समझ में भी आए आपको।
देखिए जो भी लिखने वाले हैं हम उसको बड़े ही शिद्दत के साथ देखना है। डेल्टा टी बी ऑफ ए इक्वल टू डेल्टा टी बी ऑफ बी से क्या मतलब हुआ, डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है, आई दैट इज वेंटा फैक्टर इंटू के एफ दैट इज कॉन्स्टेंट इंटू मोलैलिटी, सिंपल है। वेंटा फैक्टर तो जनाब सेम ही कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन वोलाटाइल, तो वेंटा फैक्टर को भूल जाइए। के एफ सेम ही होने वाला है दोनों में, तो उसको भी भूल जाइए। अब बात करते हैं जनाब हम मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी अगर डेल्टा टी बी दोनों का इक्वल है तो मोलैलिटी भी दोनों की इक्वल होने वाली है, राइट। यही कॉन्सेप्ट है जनाब यहाँ का। मोलैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो समझ में आना चाहिए कि कैसे हो चुका है, राइट। अगर इतना समझ में आ चुका है तो चीज़ें कुछ ना कुछ आसान होंगी, क्योंकि अभी आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी, राइट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में ही छिपा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट। बस अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ध्यान से देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। यहाँ पर लिखते हैं हम फॉर ए 100 ग्राम सोल्यूशन आपने मान लिया है, 100 ग्राम सोल्यूशन। अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है तो जनाब 2 ग्राम सॉल्यूट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको 2%। दैट मीन्स 100 ग्राम सोल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट ए है, बड़ी अच्छी बात है। अब बी की बात करें तो यहाँ पर भी जनाब हमने 100 ग्राम सोल्यूशन ही माना है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8% का सोल्यूशन। दैट मीन्स 8 ग्राम हो जाने वाला है यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्यूट बी का वेट, राइट। ओके, इतना कुछ क्लियर हो चुका है। तो जनाब अगर सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, सॉल्यूट का वेट 2 ग्राम है, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का वेट क्या होने वाला है ये आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। बाकी अब हम बात करने वाले हैं मोलैलिटी की। चलिए पहले पेन चेंज कर लेते हैं, रेड लेकर आ जाते हैं। मोलैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ बी। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम इस तरीके से। मोलैलिटी को क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। जनाब मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम ओपन करके लिखते हैं, कैसे लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देखिए जब वेट ऑफ सॉल्यूट करेंगे नीचे मॉलिक्यूलर वेट आ जाने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, ये आ चुका है मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए, जो मोलैलिटी में आपको दिखाई देगा फॉर्मूले में, राइट। अब नीचे इसके क्या हो जाने वाला है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ ए, राइट। इस इक्वल को हटा के थोड़ा सा अगर आगे कर लें तो बेहतर रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर जनाब ए लिख लीजिए, और वेट ऑफ सॉल्यूट बी, देखिए शॉर्ट में मैंने लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट बी। कोई दिक्कत, ये जो कुछ भी लिखा गया है आपको समझने में दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट ए का वेट क्या है जनाब, 2 ग्राम है। चलिए यहाँ पर 2 ग्राम लिख देते हैं। अब बड़े ही ध्यान से देखना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता करने हैं तो इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इसको ऐसे ही लिख लेंगे हम। अब क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ए, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है उसमें से 2 ग्राम सॉल्यूट है जनाब, सॉल्वेंट का वेट क्या होगा 100 माइनस 2, सिंपल है। 100 माइनस 2 जो आप करेंगे तो क्या आने वाला है 98 आने वाला है, सही है। ओके, देखिए अगर आप 1000 ग्राम भी मानेंगे ना तभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। अगर आप 1000 ग्राम इसको मान लेंगे तो क्या हो जाने वाला है 20 ग्राम हो जाने वाला है, सही है, क्योंकि 2% आपको निकालना है। पर ठीक है, अगर आपने 100 माना है तभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ वेट ऑफ बी 8 ग्राम हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख देख लीजिए 8 ग्राम सॉल्यूट। अगर 100 ग्राम में से 8 ग्राम है तो जनाब सॉल्वेंट क्या बचने वाला है 92 ग्राम, सिंपल है। और अब यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी लिख देंगे, राइट। अब एक बार हम फिर से पेन चेंज करते हैं ताकि सही तरीके से आपको डिक्टेट किया जा सके। 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाने वाला है, सही है। 4 से जनाब क्या हो जाने वाला है यहाँ पर 4 2 3 हो जाएगा, राइट। सही से किया हमने। आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए यानी कि ए का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई बी। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट हमने नहीं लिखा है बट आप समझ सकते हैं, चलिए लिख देते हैं, अदरवाइज आप हो जाएंगे कन्फ्यूज। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। अगर ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इस तरफ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट देखिए ध्यान सुनिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अगर इस तरफ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इस तरफ रहेगा, तो 23 इस तरफ आने वाला है। दैट मीन्स 23/98 हो जाएगा। जब आप इसको 98 होगा, यस 8 होगा। जब आप इसको रफली सॉल्व करने वाले हैं तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/4, राइट। ऐसे आने वाला है 23/98 जब आप करेंगे तो 1/4 कुछ आने वाला है आगे पॉइंट्स में, राइट। उसको जरूरत है नहीं आपको। अब इसको देखिए, यहाँ पर इसको मार्क करने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अगर यहाँ पर रोका जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इस तरफ जाएगा। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज
4 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। सही है, तो कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। When a certain amount of solid A is dissolved in 100 grams of water at 25 degrees centigrade to make a dilute solution, okay, the vapor pressure of the solution is reduced to 1/2 of that pure water। दोबारा से पढ़िए समझिए। When a certain amount of solid A is dissolved in 100 grams of water at 25 degrees centigrade to make a dilute solution। वाटर है आपके पास, 100 ग्राम वाटर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वहां पर आपने कुछ सॉलिड ए डाला है जिससे कि उसका जो क्या लिखा हुआ है, टू मेक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसको डाइल्यूट करना है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ दैट प्योर वाटर। ऑब्वियसली जब आप कुछ ऐड करते हैं तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कम हो जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिड्यूस टू 1/2, यानी कि आधा हो चुका है, प्योर वाटर से आधा हो चुका है वेपर प्रेशर। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, तो आपको यहाँ पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए एडेड। ओके, तो आपसे ये पूछा गया है अगर वेपर प्रेशर आधा हो चुका है तो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किए गए थे, राइट। क्लिक करा नहीं करा है जनाब, रुकिए करवाते हैं क्लिक। यहाँ पर ये एजम्पशन देख लीजिए, एज्यूम मोल्स ऑफ ए टू बी लेस देन मोल्स ऑफ बी। ओके, क्या आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है जनाब? देखिए यहाँ पर प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को हम मानने वाले हैं पी नॉट, राइट। आपने भी अपने प्रैक्टिस के दौरान माना होगा, ये पी नॉट मानने वाले हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो अब देगा। एंड सॉल्यूशन सॉरी सॉल्यूट ऐड करने के बाद का वेपर प्रेशर हम मानने वाले हैं पी एस से, राइट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। दैट्स गुड। एंड ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? पी नॉट दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ ये नॉट क्यों लगा दिया हमने, इसकी जरूरत नहीं है, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। एन का मतलब तो आप जानते ही हैं, मोल्स होता है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? पी नॉट इज इक्वल टू सॉरी पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बाई टू, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बाई टू। आपको यहाँ पर आसानी से लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ दैट प्योर वाटर। प्योर वाटर का अगर वेपर प्रेशर पी नॉट था तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाने वाला है पी नॉट बाई टू, राइट। अभी आप इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पी नॉट माइनस पी नॉट बाई टू, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पी नॉट बाई टू यहाँ पर भी हो जाएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो पी नॉट बाई टू यहाँ पर भी पी नॉट बाई टू आ जाने वाला है, इसको बी क्या आ जाने वाला है, पी नॉट सॉरी 3 पी नॉट बाई टू आ जाएगा, राइट। 3 पी नॉट बाई टू एंड यहाँ पर पी नॉट बाई टू ऊपर ही चला जाएगा। सही किया हमने, कोई गलती तो नहीं कर दी? गलती तो जनाब कर ही दी है, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब हमने पी नॉट से माइनस पी नॉट बाई टू किया, तो ये कैसे आ गया, इसको हटाइए, तो पूरा हटाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि जनाब कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। जस्ट अ सेकेंड, यस। अगर हम पी नॉट से पी नॉट बाई टू को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली जनाब पी नॉट बाई टू ही तो आने वाला है। पी नॉट बाई टू यहाँ पर भी आएगा ऊपर एंड पी नॉट बाई टू नीचे है, पी नॉट बाई टू नीचे है, तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है एन सॉल्यूट इक्वल टू एन सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, एन सॉल्यूट इक्वल टू एन सॉल्वेंट। अभी आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट निकालेंगे एंड वो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे, तो जनाब आपको नंबर मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए, राइट। तो अभी इसकी हेल्प से आपने ये निकाला है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हैं, राइट। सॉल्वेंट का मोल्स आप कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। आपको 100 ग्राम वेट दिया हुआ है, दैट मीन्स 100 ग्राम ये रहा, एंड वाटर है, ये भी आपको बता दिया गया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है, 18 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आने वाले हैं, एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही इक्वल है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। गॉट इट? सॉल्व करिए जनाब, सॉल्व करेंगे तो 18 × 90 आने वाला है, 5.55 आने वाला है। इसको आप राउंड ऑफ करके 6 भी लिख सकते हैं। एंड ये क्या निकाला हमने निकाला है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही इक्वल है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। देन डेफिनेटली यहाँ पर आप 6 लिख देंगे, राइट। क्रिस्टल क्लियर? कोई दिक्कत? इस वाले फॉर्मूले को आप दोबारा से देख सकते हैं। डेफिनेटली हमने बिल्कुल सही किया है, थोड़ी सी गलती हमसे हो गई थी, कंफ्यूजन हो गया था, बट डेफिनेटली उन चीज़ों से आपको कोई दिक्कतें नहीं होने वाली, ऐसी गलतियाँ आप नहीं करेंगे। If O2 gas is bubbled through water at 303 Kelvin, the number of millimoles of O2 gas that dissolve in 1 liter of water is। तो आपसे millimoles of O2 पूछे गए हैं। आपको दिया क्या गया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर O2 at 303 Kelvin is, ओके। पार्शियल प्रेशर आपको दिया गया है। एज्यूम सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर इज टू स्मॉल, नियरली निग्लिजिबल। ओके, तो ये क्वेश्चन जनाब है हेनरी लॉ का, राइट।
तो अगर जनाब आपको हेनरी लॉ का फॉर्मूला आता है तो ये वाला क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। हेनरी लॉ वाला फॉर्मूला क्या है जनाब, यहाँ पर अभी आपको बताते हैं हम। हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है ना, तो पार्शियल प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू, इनटू के लिए हम यहाँ पर डॉट लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट, इनटू मोल फ्रैक्शन, राइट। ये होता है हेनरी लॉ का फॉर्मूला, सिंपल। हेनरी कांस्टेंट जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर O2, दैट्स इट। एंड पार्शियल प्रेशर भी आपको दिया गया है, दैट्स गुड। तो ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। आपसे मोल फ्रैक्शन अगर आप यहाँ पर सही से लिख लेंगे तो उसी में मिलने वाला है आपको, क्या मिलने वाला है, मिली मोल्स ऑफ O2, राइट। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। इसको हम ओपन करने वाले हैं जनाब, येलो पेन ले लें। तो फिलहाल पी को हम एज इट इज रखते हैं, के एच को भी एज इट इज रखते हैं, एक्स मोल फ्रैक्शन को हम ओपन करते हैं, मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि ऑब्वियसली जनाब H2O में ही तो आप O2 को मिला रहे हैं। इफ O2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, ऑब्वियसली वाटर नीचे रहने वाला है, यानी कि जनाब NO2 लिख लीजिए, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई NH2O, यही यहाँ पर लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन। NH2O तो मोल्स NO2 आपसे पूछे गए हैं, राइट, मिली मोल्स ऑफ O2 आपसे पूछे गए हैं। NH2O यानी कि मोल्स ऑफ H2O आप निकाल पाएंगे। आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट, और कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो 1 लीटर ऑफ वाटर के केस में क्या हो जाने वाला है 100, क्योंकि जनाब रेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट करके ही तो मिलने वाले हैं मोल्स। तो 1000 ग्राम ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाने वाला है 18, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, राइट। तो ये आ जाने वाला है NH2O। तो NH2O अगर आ जाएगा तो इसको हम सॉल्व भी करने वाले हैं जनाब। इसको अगर हम सॉल्व करने वाले हैं तो हमें थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, बाकी आप समझदार हो चुके हैं, ओके। चलिए पी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है 0.920 इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट, जनाब ध्यान से देखना है यहाँ पर 46.82 इंटू 10⁻³ भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है किलो बार, राइट। ध्यान से देखते हुए चलना है हर चीज़ को। चलिए अब बारी है जनाब मोल फ्रैक्शन की। NO2 तो आपको निकाल दिए, नहीं यहाँ पर इक्वल क्यों लगाया, आते हैं इसको यहाँ से स्टार्ट करिए। NO2 आपसे यही पूछा गया है, NO2 डिवाइडेड बाई NH2O, दैट मीन्स 1000 आपको नीचे लिखना पड़ेगा, 18 आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करने से ही तुमको मोल्स मिलने वाले हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए, NO2 की वैल्यू निकालिए। क्या इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है? डेफिनेटली इसको हम ऐसे हटा देंगे यहाँ से, ओके। तो 46 इंटू 2 आप 92 की तरफ चले जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम पहले 0 यहाँ पर लेकर आते हैं, 0 यहाँ पर 2 हो जाएंगे, इससे करेंगे तो यहाँ पर 3 0 आ जाने वाले हैं, राइट। तो पॉइंट को हटाएंगे, एक ऐसे लेकर जाएगा, ये दोनों इसको लेकर जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर 46 92 लिखा हुआ है, 46 82। देखिए जनाब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आने वाला है इस तरीके से, आप नीचे लिख लेंगे NO2 आ जाने वाला है, मोल्स ऑफ O2 आने वाले हैं 1 इंटू 10⁻³ राइट। सॉल्व कर लेना जनाब, ये 10⁻³ लिखना है हमको, क्या लिख दिया हमने इसको यहाँ पर 1 इंटू 10⁻³ मोल्स आने वाले हैं। आपसे पूछा गया है मिली मोल्स ऑफ O2, मिली मोल्स दैट मीन्स 10⁻³ को आप हटा सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ को आप मिली लिख सकते हैं, मिली मोल्स, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 1, राइट। 1 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। द नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ O2 गैस दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1, राइट। 1.80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट A was dissolved in 62.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल, यानी कि ये वॉल्यूम दिया है आपको, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 155.1 केल्विन। द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट A, यानी कि आपसे मोलर मास पूछा गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल भी आपको बताया गया है, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल भी आपको बताया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी आपको बताया गया है। तो जनाब क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर भी इस वाले फॉर्मूले का यूज होने वाला है, डेल्टा TF इक्वल टू IKFM। M क्या है, मोलैलिटी, ओके। डेल्टा TF कैसे निकालेंगे जनाब, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आने वाला है, देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, जो इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 156.0 केल्विन, बट आपने जो कलाकारी करी है उसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो चुका है 155.1 केल्विन। कलाकारी का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट A जो आपने डाला है वहाँ पर 1.80 ग्राम का जो सॉल्यूट A आपने डिसॉल्व किया है, जिसकी वजह से इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्योर सॉल्वेंट में अगर ऊपर से सॉल्यूट का एडिशन हम करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, गॉट इट। 156 से फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है 155.1, दैट मीन्स डेल्टा TF क्या होने वाला है, डेल्टा TF होने वाला है 156 माइनस, अरे यार लिख लो 156 माइनस 155.1 जब करेंगे तो आने वाला है 0.9 केल्विन, राइट।
0.9 केल्विन आपको यहाँ पर लिख देना होगा। आई को हम इग्नोर मार देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है एंड कुछ बताया भी नहीं गया है इसके बारे में। के एफ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 2 लिख लेंगे। मोलैलिटी में ही छुपा हुआ है सब कुछ। आपसे पूछा गया है मोलर मास, तो वो भी मोलैलिटी में ही है। मोलैलिटी का फॉर्मूला जनाब हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं ताकि वहाँ पर डायरेक्टली लिखा जा सके सब कुछ। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने लिखा है मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड मोलर मास वही आपको चाहिए। ये देखिए वेट आपको दिया हुआ है 1.80, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जब आप करेंगे तो आने वाला है मोल्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए आप कहाँ पर जाएंगे? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपको करना पड़ेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी तो आपने पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करिए, सॉरी मास के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आपको करना पड़ेगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 0.80 डेंसिटी है जनाब। वॉल्यूम क्या है? 62.5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 850 आने वाला है। 8 दूनी 16 से 20 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 50। एंड यहाँ पर पॉइंट लगने वाला है, तो जो आने वाला है वो आने वाला है 50, राइट। वेट ऑफ सॉल्वेंट 50 हो जाएगा, दैट मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट 50 हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर ऑलरेडी लिख देंगे 50 ग्राम्स है। एंड यहाँ पर हमको किस में लिखना होता है? किलोग्राम में। जब आप मोलैलिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होता है, इसलिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। तो हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख लिया है। अब बारी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखने की। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है 1.80। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपसे पूछा गया है, तो मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा गया है। एंड यस, सब कुछ आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। इसको सॉल्व करिए एंड डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। पर इसको सॉल्व किया कैसे जाए? कुछ आसान तरीके यूज करेंगे हम, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो 10 करेंगे यहाँ पर, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये 20 हो जाएगा। ओके, तो इस 2 को यहाँ से हटाइए। इसको जब आप इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो इसको पहले यहाँ से ऐसे हटाते हैं। ओके, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आने वाला है, 180। ओके, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, लेकर आते हैं। 9/20 बचेगा। तो जब मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 180 आ जाने वाला है, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 5 से आप इस तरफ कर दीजिए 4, राइट। कोई दिक्कत? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इस तरफ लेकर आइए, मॉलिक्यूलर वेट इस तरफ लेकर आइए, और 9 से ये भी चला जाएगा 20, तो 20 चकू 80। 20 इंटू 4 क्या होता है? 80 होता है, राइट। जनाब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ए क्या होगा? 80 होने वाला है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल, तो ये सेल रहा आपके पास एंड सेल पोटेंशियल बता दिया गया है 0.576 एट 298 केल्विन। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, तो जनाब पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगी? पीएच का ये वाला फॉर्मूला आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना, माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। हो यानी कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर आप निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली पीएच आपको मिल जाने वाला है। क्लियर है ना? तो क्या आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे तो बड़ी अच्छी बात है जनाब। इस क्वेश्चन को हम कहाँ पर सॉल्व करें? जगह हमको चाहिए थोड़ी सी। चलिए जनाब, चलिए करते हैं सॉल्व। पहले तो 2 सेल हमको लिखने पड़ेंगे। देखिए ये होता है सॉल्ट ब्रिज, होता है ना सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पर होता है एनोड बोले तो ऑक्सीडेशन, राइट साइड पे होता है कैथोड बोले तो रिडक्शन। क्लियर है ना? तो क्या आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है? H2 से H प्लस यानी कि 0 से प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स लेफ्ट साइड पर एनोड है। ओके जनाब, ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो H2 से क्या बन रहा है? H प्लस। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लें हम। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो जाने चाहिए। यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्लियर है? ये हो चुकी है एनोड पर होने वाली रिएक्शन, यानी कि ये हो चुका है ऑक्सीडेशन। अब बात कर रहे हैं हम कैथोड की। कैथोड पर क्या हो रहा है? Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं। Cu2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो डेफिनेटली Cu में कन्वर्ट हो जाने वाला है। अब आप इसको ऐड करके लिख देंगे इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन, यानी कि ये बाहर जाने वाला है। H2 प्लस Cu2 प्लस आपको मिल जाएगा, और इधर आपको 2H प्लस अलॉन्ग विद कॉपर मिल जाने वाला है। सही है? और ये कॉपर क्या है? सॉलिड, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। यही तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, फॉर्मूला क्या होता है ई सेल का? ई सेल का फॉर्मूला जनाब होता है ई नॉट सेल माइनस, देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, चलिए लिख देते हैं पूरी तरीके से, 2.303 RT बाई NF। ये होता है ना लॉग
कंसंट्रेशन इधर जनाब प्रोडक्ट की होने वाली है, तो प्रोडक्ट लिख दें। चलिए प्रोडक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, और साथ में रिएक्टेंट, ये होता है फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला हो जाता है, अच्छी बात है जनाब, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है क्या? ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है क्या जनाब? तो जनाब यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं दी हुई है, यानी कि जनाब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करना पड़ेगा। पता है ना ये सारी बातें? ई नॉट सेल को आप क्या लिख सकते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, राइट। यहाँ पर हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना होता है। एनोड पर भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो, बट हमको रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज करना होता है इस मामले में। तो क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा यहाँ पर छुपा दें? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा छुपा देते हैं, क्योंकि हमको थोड़ी सी स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हम बाद में क्वेश्चन नंबर 2 वापस से ले आएंगे। सही है ना? यस जनाब, बिल्कुल सही है। जस्ट अ सेकेंड, इसको पाया जा रहा है, सही है। ओके, चलिए अब तक आप देखेंगे नीचे आगे का क्वेश्चन पी आर के। ये जनाब हो गया जनाब, पूरा पूरा हो गया। अब यहाँ पर हम इरेजर का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर से वो वापस आ जाएगा। ओके, बड़ी अच्छी बात है। इनको फिर से वापस से नॉर्मल सीक्वेंस पर लाएंगे हम, दैट्स ग्रेट। ई सेल वाले फॉर्मूले का यूज करना है हमको। ई सेल हमको बताया गया है 0.576 है, तो देखिए 0.576 ई सेल हमने लिखा। ई नॉट कैथोड क्या है हमारे पास? ई नॉट कैथोड, यहाँ पर कॉपर लिखा हुआ है, तो जनाब कॉपर का ही तो हो रहा है कैथोड, राइट। कैथोड दिखाई दिया आपको? यस, ये लिखा हुआ है। तो हमें ई नॉट कैथोड यानी कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमको लिखना पड़ेगा पहले। बोलिए हाँ कि ना? लिखना पड़ेगा ना। तो उसका क्या होता है? 0.34। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए था। वैसे तो लिख दिया जाता है जनरली, बट यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, याद होना चाहिए, नॉर्मल है जनाब, याद कर सकते हैं आप, ठीक है। कॉपर का ये हो जाएगा। अब ई नॉट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होता है? 0 होता है, तो -0 आप करेंगे। माइनस 2.3032 RTF को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 2.303 RTF को हम 0.059 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए जनाब, लिखिए। नीचे क्या है? एन। एन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जनाब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं ना इस सेल में? यस यस यस, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम 2 ही लिखेंगे। लॉग प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट साइड जनाब हमने बता दिया आपको कि Cu कॉपर सॉलिड में है, तो इसकी कंसंट्रेशन निगलेक्ट कर देंगे, हम वही लेते हैं, ठीक है। H+ यानी कि लॉग H+ स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। क्लियर हो रही बातें? होनी चाहिए। रिएक्टेंट की बात करते हैं तो H2 का कुछ नहीं होगा जनाब, Cu2+। Cu2+ की कंसंट्रेशन हमको बताई गई है, तो यहाँ पर Cu2+ हम फिलहाल के लिए लिख लेते हैं, सही है। जस्ट अ सेकेंड, Cu2+ और ये इस तरीके से। अब जनाब क्या करेंगे हम? 0.576 को यहाँ से इसे ऐसे करेंगे 0.34, सही है। अब ये 2 को इस तरफ लेकर आने वाले हैं मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? 0.059 आ जाएगा डिवाइड में, यस। अब मिलेगा आपको लॉग H+ स्क्वायर, ऐसे ही रखेंगे, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। जनाब क्या है? ध्यान से देखेंगे, Cu2+ की कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, बोले तो 10⁻⁻2 मोलर। बोलिए हाँ कि ना? होगा ना? तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जनाब सॉल्व करिए। 0.576 से 0.34 जाने वाला है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 576 0.576 से 0.340 जाएगा, तो 6743 हो जाएगा। 52532 यानी कि 0.236 आना चाहिए। 0.236 इंटू 2 करेंगे तो जनाब क्या हो जाएगा? 472 हो जाएगा ना। चलिए 472 ही लिख लेते हैं। 472 0.472 डिवाइडेड बाई 0.059, ये जीरो जाएगा, ये सॉरी ये पॉइंट जाएगा, ये पॉइंट जाएगा, दोनों ही पॉइंट, दोनों ही जगह पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, यानी कि कोई भी जीरो नहीं बढ़ने वाला है इधर उधर। ओके ओके ओके, तो log m/n वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पर। log m/n यानी कि log m माइनस log n। log m बोले तो H+ स्क्वायर माइनस log 10⁻⁻2। देखिए जनाब 10⁻⁻2 है, ये वाला 2 इधर आएगा, जानते हैं ना इन चीजों को, ये वाला पावर यहाँ पर आ जाता है, यानी कि इस 2 को यहाँ से हटाएंगे और 2 log H+ लेकर आने वाले हैं। पीएच का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, क्या है? माइनस log H+, तो आपको यहाँ से माइनस log H+ अलग करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे, जनाब आने वाला है 4 पॉइंट, देखिए माइनस log H+ आने वाला है 4.93। 4.93 आएगा, इसको राउंड ऑफ करने के बाद आप 5 लिख पाएंगे बड़ी आसानी से। तो पीएच की वैल्यू जनाब यहाँ पर 5 आ जाने वाली है। बोलिए हाँ कि ना? समझ आया ना? यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो रही है, बट बहुत अच्छी भी नहीं बोलेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, तो जनाब ये रही मोलरिटी KCl की एट 298 केल्विन इज 1750 ओम। तो जनाब ये रेजिस्टेंस आपको दे दी गई है। क्लियर है? इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0, ये क्या लिखा हुआ है? कंडक्टिविटी होगा यहाँ पर, ठीक है, कंडक्टिविटी। क्लियर?
ऑफ 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज। तो ये जनाब कंडक्टिविटी आपको दे दी गई है और आपसे सेल कांस्टेंट पूछा गया है। तो ये जो टर्म लिखे हैं ना, इनको पढ़ करके कोई फॉर्मूला याद आना चाहिए वैसे तो। कंडक्टिविटी का मतलब होता है जनाब सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला अगर याद है ना तो क्या है बताइए, इस क्वेश्चन में क्या है। कक्षा 5 वाले बच्चे भी कर देंगे, क्लास 5 के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर उनको ये फॉर्मूला बता दिया जाए। जनाब सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। बताइए होगा या नहीं होगा, होगा कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी कहाँ पर है, ये रही कंडक्टिविटी 0.152 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस 1750। क्लियर है, आपसे 10⁻³ में ही पूछा गया तो इसको हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर, अब इसको सॉल्व करिए। अच्छा जी, तो बढ़िया से सॉल्व करना पड़ेगा। 1750 को देखिए 175 लिख लेते हैं, अभी 152 लिखते हैं, बाकी 0 हम बाद में बढ़ा देंगे। ठीक है, तो बचे 10 होने वाला है, तो 14 आप जिस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं तो 5 0 हो जाएगा तो 1, फिर 15 25 40 हो जाएगा, 4 के 4 2 6 5 11 11 11 35 11 35 46 6 4 हो जाएगा, 7 5 12 4 16 1 1 1 2 2660 हो जाने वाला है। और उसमें भी आप एक 0 बढ़ा देंगे उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी 0 था तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 3 डिजिट का पॉइंट लगेगा, यानी कि 266 सही आंसर हो जाएगा। 266 इंटू 10⁻³ आने वाला है और ये आपको ऑलरेडी दिखा हुआ है। तो 266 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बताइए जनाब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पाएंगे। गया था सॉल्यूशन ऑफ Fe2SO4 होल साइज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर यानी कि x मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर टू डिपॉजिट 0.3482 ग्राम ऑफ Fe। ओके 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 जनाब, एक बार फिर से वो क्वेश्चन आ चुका है जिसका इंतजार हम काफी देर से कर रहे थे, वो आया नहीं था। क्या, जैसे ही आपसे कोई पूछा जाता है डिपॉजिट का, मास डिपॉजिट या फिर एनीथिंग, मास डिपॉजिट या फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ भी पूछा जाता है ना, तो इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा आपको, W = Z × Q। आपसे यहाँ पर टाइम पूछा गया है वो भी मिनट में। चलिए टाइम पूछा गया है वो भी मिनट में, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। W ही रखेंगे, Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई F इंटू Q। Q को भी ओपन कर लेते हैं I इंटू T में, क्योंकि टाइम पूछा गया है। और इक्विवेलेंट वेट को भी ओपन कर लिया जाए, बिल्कुल, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई N फैक्टर इंटू F इंटू I इंटू T। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है, N फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए N फैक्टर निकालेंगे कैसे, Fe2SO4 होल साइज है ना, Fe2SO4 होल साइज है तो कैसे ब्रेक होगा ये, Fe2SO4 होल साइज है तो कैसे ब्रेक होगा, 2Fe3+ हो जाएगा और जनाब साथ में 3SO4 2 निगेटिव हो जाने वाला है। होगा, ऐसा ही होगा जनाब, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। अब ये जो Fe3+ आप देख पा रहे हैं, ये Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Fe यानी कि आयरन में कन्वर्ट हो जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना, होगा, बिल्कुल होगा। तो N फैक्टर की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो निकालते हैं N फैक्टर, तो N फैक्टर की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो जनाब क्या दिक्कत है इसमें, तो इनको बदला जाएगा और फटाफट से इस क्वेश्चन को हम 1 सेकंड में ही, नहीं 1 सेकंड नहीं, इतना भी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं हम। चलिए कोई बात नहीं जनाब, 1 मिनट। W क्या है, 0.3482। तो क्या हम पहले T को अलग कर लें, फिर हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। ओके, तो T यहाँ पर कर लेते हैं, W इंटू N फैक्टर इंटू F करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर वेट इंटू I, मॉलिक्यूलर वेट इंटू I। ठीक है, अब हम वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। T यहाँ पर लिख लेंगे, W कितना है जनाब, 0.3482, F 96500, याद है ना, नहीं भी याद तभी यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 फैराड इक्वल टू 96500 कूलम पर। मॉलिक्यूलर वेट 56, मॉलिक्यूलर वेट 56। और यहाँ पर एन फैक्टर भी तो है जनाब, एन फैक्टर के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम एन फैक्टर भूल गए थे। मॉलिक्यूलर वेट आई जनाब ये 1.5। अब इसको सॉल्व करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा जनाब। तो जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 1200 सेकेंड। ठीक है, इतने सेकंड आ गए, बड़ा से पूछा गया है मिनट में, दिखाई दे रहा है ना, मिनट कहाँ पर लिखा हुआ है, ये मिनट में पूछा गया, यानी कि इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1200 डिवाइड बाई 60 क्या जाने वाला है, 6 यानी कि 20 मिनट्स आ जाने वाला है आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं जनाब, नहीं होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन बेशक अच्छी है जनाब, कैलकुलेशन अच्छी है तो इसको शिद्दत के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस बना के रखना होगा। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NaI, NaNO3 एंड AgNO3 आर। ओके, तो आपको यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, यानी कि यहाँ पर आपको लिमिटिंग बोले तो इन्फिनाइट लगाना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये NaI की कितनी दी हुई है लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में, 12.7
और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3 क्या है, 12 है, 12.0 लिखेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3, राइट, AgNO3 क्या है जनाब, 13.3। ओके, तो आपसे पूछा गया है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI। तो आपको ये सोचना है कि ये देखिए, देखते हैं यहाँ पर सिंपल सा, बहुत टफ नहीं जाना है। NaI किस में ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस I निगेटिव। NaNO3 किस में ब्रेक होगा, NaNO3 किस में ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस NO3 निगेटिव में। अब जनाब AgNO3 किस में ब्रेक होने वाला है, AgNO3 भी Ag प्लस NO3 निगेटिव में ब्रेक होगा। पूछा गया है आपसे AgI का, यानी कि AgI का पूछा गया है ना, तो ये रहा AgI, यानी कि Ag प्लस और I निगेटिव कैसे मिलेगा। इन तीनों का यूज करके आप कैसे यहां तक पहुंच सकते हैं, आपको ये सोचना है, राइट। जो हम इसके साथ करेंगे वही हम इनकी मोलर कंडक्टिविटीज के साथ करने वाले हैं। बोलिए हाँ कि ना, यस। तो देखिए ध्यान से देखिए AgI, यहाँ पर Ag आपको किस तरफ नजर आ रहा है, किस तरफ, रिएक्टेंट साइड है ना, तो देखना पड़ेगा कहां पर आपको ये सब कुछ मिल सकता है। तो जनाब ध्यान से देखिएगा, Ag प्लस यहाँ पर भी है ना, तो Ag प्लस प्रोडक्ट साइड है, Ag प्लस प्रोडक्ट साइड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एज इट इज रखने वाले हैं। बट जो कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ रही हैं उनको काटना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, NO3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हम कैसे हटाते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, चलिए इसको रिवर्स करते हैं, यानी कि Na प्लस प्लस NO3 निगेटिव, और जनाब ये ऐसे करने वाले हैं NaNO3 क्या अभी आप यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल जनाब, यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर पाएंगे चीजों को, राइट। Na प्लस NO3 माइनस, तो डेफिनेटली आपको देखिए क्या मिलने वाला है, जस्ट अ सेकेंड, दूसरा पेन ले लिया जाए, Na प्लस हट जाएगा, ओके, यहाँ से हट जाए, ये इस वाली रिएक्शन को अभी ध्यान में नहीं रखना है, राइट। I निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, Ag प्लस भी है, NO3 निगेटिव, ये देखिए NO3 निगेटिव यहाँ से इसको उड़ा देगा, ओके। तो NaI Ag NO3, ओके, डेफिनेटली AgI और Ag प्लस I निगेटिव आपको मिल जाने वाले हैं, यानी कि आपको पहली और तीसरी रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना होगा दूसरी रिएक्शन का। ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटीज कोई तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जनाब, थोड़ा सा होल्ड करके रखना है इसको, यहाँ पर हम रख करने वाले हैं, और मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ AgI, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे AgI, पहली और तीसरी रिएक्शन को ऐड किया है हमने, तो इसको हम ऐड करेंगे 12.7 प्लस 13.3, और दूसरी रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आप प्लस में देख रहे हैं ना, वो अब माइनस में जाने वाला है। क्या होने वाला है, 12 13 25 7, यानी कि 25 नहीं 26.4 डिवाइड बाई माइनस होगा ना 12, यानी कि 26 से 12 जाएगा तो 14.4 आ जाने वाला है। इसमें पूछा गया है आपसे, ऐसे ही पूछा गया है, यस, तो 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ करने के बाद आप इसको 14 लिख सकते हैं। इस तरीके से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये फालतू में नहीं लिखा हुआ है, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, अभी बताते हैं आपको इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। A2X3 ये जनाब सॉल्ट है, इज ओके, तो ये जनाब आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है 1.1 into 10 to the power 23। इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो कप्पा की वैल्यू आपको दी हुई है, क्लियर है, यस। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है सॉल्यूशन की, ओके। तो जनाब सॉल्ट क्या है, A2X3, तो सबसे पहले इसको ही सही से कर लेते हैं। A2X3 जनाब इस तरीके से होने वाला है, क्रिस क्रॉस, याद आ रहा है ना, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, दैट मीन्स 2A3 पॉजिटिव होने वाला है प्लस 3X2 नेगेटिव होगा। क्रिस क्रॉस क्लास 9th 10th में आपने पढ़ा था, पहला वाला कैटायन होता है, दूसरा वाला एनायन होता है, तो क्रिस क्रॉस केस में ये वाला इधर आ जाएगा बोले तो 3 प्लस, ये वाला इधर आ जाएगा बोले तो 2 माइनस, क्लियर है। और इनिशियल कंडीशन में ये 1 होगा तो ये 0 0 होने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद यानी कि जब डिसोसिएट हो जाएगा तो 1 माइनस एस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा 2s, और यहाँ पर क्या बनेगा 3s। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर भी नजर बना के रखनी है जनाब, 2 है ना यहाँ पर, तो 2s हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3s हो जाएगा, यहाँ पर 1 था इसलिए हमने सिर्फ s लिखा हुआ था, क्लियर होना चाहिए। अब हम KSP के लिए क्या करेंगे बताइए जनाब, क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A3 प्लस करेंगे, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। अब बात करते हैं X2 निगेटिव की, X2 निगेटिव करते हैं, अब जनाब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखने वाले हैं, क्लियर हो रहा है। KSP की वैल्यू आपको दी हुई है 1.1 into 10 to the power -23। A3 प्लस क्या है 2s का होल स्क्वायर, 3s का होल क्यूब, क्लियर हो रहा है, होना पड़ेगा जनाब, होना पड़ेगा क्लियर। और यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 3 9 3 27, 27 गुणे 4 108 into s to the power 5, और यहाँ पर जनाब 1.1 into 10 to the power -23 हो जाने वाला है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू आने वाली है 10 to the power -5, ऐसे ही आएगी। देखिए इतना डायरेक्ट अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको करके दिखाते हैं,
सही है, जस्ट अ सेकेंड वो हम करते हैं यहाँ से। ओके, तो पेन को बदल लिया जाएगा ताकि आपको सॉल्व करके दिखाया जाए। चलिए जनाब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1.1 इंटू 10⁻23 कर लेंगे इसको सॉल्व, राइट। आपको दिक्कत ना हो, s टू द पावर 5 है, ध्यान से सोचना है। s टू द पावर 5 है तो यहाँ पर क्या पावर आनी चाहिए जो 5 से आप डिवाइड कर सकें, इंडिविजुअल होना। अगर 23 आ गया है तो आप उलझ के रह जाएंगे, s टू द पावर 5 कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे यहाँ से। अगर 20 हो या फिर 25 हो तो आप कुछ कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं ना, यस। तो यहाँ पर हम 10 टू द पावर -25 बना लेते हैं। तो 10 टू द पावर -25 बना लेते हैं, मतलब 1.1 है। इसको यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, देखिए ये सब हम करने वाले हैं। 10 टू द पावर -23 एट द एंड ये क्या लिखा हुआ है बताइए, 10 टू द पावर -23 तो लिखा हुआ है। एक बार हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, एक बार हमने 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम ही है, बट कुछ फायदा हमको हो जाएगा इससे, इसीलिए हमने ये सब किया है। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, 10 टू द पावर -25 हो जाएगा, ठीक है। इसको जनाब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 110 हो जाने वाला है, इक्वल टू 108 s टू द पावर 5। इस तरीके से करना है जनाब, 110 डिवाइड बाई 108, 110 डिवाइड बाई 108, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, s टू द पावर 5। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर 108 100 सॉरी 110 तो 1, ओके। तो जनाब ये एट द एंड 1 ही आने वाला है, ओके। तो 1 आएगा, 108 2 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 1 ही आने वाला है। 1 इंटू 10 टू द पावर -25 है ना, s5, तो जनाब s टू द पावर 5 10 टू द पावर -25 बोले तो s इक्वल टू 10 टू द पावर -5। बोलिए हाँ कि ना, समस्या तो नहीं हुई, नहीं होनी चाहिए जनाब, नहीं होनी चाहिए समस्या, बहुत ही आसान सी चीज है। यहाँ से आपने s को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब हम s को क्या करेंगे, s बोले तो मोलैरिटी, यही तो है जनाब, मोलैरिटी आगे लिखेंगे ना, कंसंट्रेशन KSP है, यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन ही तो निकालना होता है, समस्या तो नहीं हो रही है। KSP से हमें कंसंट्रेशन निकालना होता है, s यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन मानी हुई थी, तो यहाँ पर जनाब कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, क्लियर है ना, यस क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक बार फिर से कुछ फॉर्मूले को रिकॉल करना होगा। चलिए जनाब रिकॉल कर लिया होगा आपने, यहाँ पर आते हैं, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर मीटर लिखा हुआ है, ओके, यानी कि 1000 नीचे रहने वाला है। ये सब क्या बोल गए हम, समझ नहीं आया आपको, आएगा जनाब आएगा। दो फॉर्मूले होते हैं, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई m, और यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा ऊपर रहने वाला है 1000 इंटू m। ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब सेंटीमीटर में दी होती है, ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब मीटर में दिया होता है। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पर नहीं यूज करने वाले, क्योंकि हमको मीटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हर जगह, दिखाई दे रहा ना, देना चाहिए जनाब, देना चाहिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ओहो एक चीज और बता देते हैं यहाँ पर, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कैसा लगा जनाब, क्या खास था यहाँ पर, यही खास था, यानी कि आप मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे उसको आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल भी कर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप, इसको नोट कर लेना जनाब, क्वेश्चन नंबर 11 को नोट कर के रखना है अपनी शॉर्ट कॉपी में, इस बात को भी नोट कर लेना है। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बोलिए हाँ कि ना, समझ आया, आना पड़ेगा जनाब समझ। चलिए यानी कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे इसकी हेल्प से ही। कप्पा बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो बोलते हैं। 3 इंटू 10 टू द पावर -5, 3 इंटू 10 टू द पावर -5, 1000 रहेगा ही रहेगा। और जनाब ये मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन अभी भी जो हमने निकाली 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5, यहाँ से ये जाएगा तो जनाब 3 इंटू 10 टू द पावर -3 बचेगा या नहीं बचेगा बताइए। 1000 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव का हो जाएगा, तो जनाब आपसे 10 टू द पावर -3 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि आपको x की वैल्यू क्या बतानी है, 3 बतानी। बताइए कैसा भी, फॉर द गिवन रिएक्शन SN2+, ये रिएक्शन दी हुई है, द स्टैंडर्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर, ओके। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4+, SN2+, दैट इज, अच्छा जी, तो ये पूछा गया है आपसे। इस तरीके का भी एक एग्जैक्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कब, जनवरी 2023 में। तो PYQs काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब। देखिए 2 रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, और हमसे पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड यानी कि E0 पूछा गया है हमसे, E0 सेल SN4+ से SN2+ का। चलिए SN4+ से SN2+ का पूछा गया है, बट हम पहले इसका लिखते हैं, यहाँ पर हम सब कुछ बढ़िया से लिखने वाले हैं। SN2+ + 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, SN, और क्या है SN4+ + 4 इलेक्ट्रॉन, SN4+ है, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो SN बदल जाने वाला है, सही है, ओके। अब जनाब आपसे यहाँ पर E0 भी आपको दिया हुआ है, E0 दिया हुआ है, E0 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर E0 2 लिख लेते हैं, वैल्यूज हैं बट हम बाद में लिख लेंगे। तो इनकी हेल्प से आपको यहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है जनाब,
SN4 प्लस से SN2 प्लस। बोले तो SN4 प्लस को जब 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो ये SN2 प्लस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, और आपसे E03 पूछा गया है। बताइए जनाब कैसे करेंगे आप, सोचिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ये E0 देख पा रहे हैं ना, रिडक्शन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या होता है? ये है जनाब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। E0 सेल हम लिख देंगे, ये है कैसी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका हम एडिशन नहीं कर सकते, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, और हमें तो करना पड़ेगा। तो जनाब हम E0 नहीं, डेल्टा G0 को करेंगे, डेल्टा G0 को करेंगे। ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। तो जो यहाँ पर आपको E0 दिया हुआ है ना, तो E0 नहीं जनाब, डेल्टा G0 आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। यानी कि डेल्टा G0 1, डेल्टा G0 2 एंड डेल्टा G0 3। आपको डेल्टा G0 3 तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए हमें दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा, डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0 2। अगर आपने E0 सेल यानी कि E0 3 इक्वल टू E0 1 प्लस E0 2 किया होता तो गलत हो जाता, निश्चित तौर पे गलत हो जाता, क्योंकि आप उसको ऐड ही नहीं कर सकते। अगर आप उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते तो कैसे लिख सकते हैं आप E0 3 इक्वल टू E0 1 प्लस E0 2? नहीं कर सकते ना। तो डेल्टा G0 हम करते हैं। अब जनाब यहाँ पर फर्क क्या आएगा? डेल्टा G0 का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा G0 का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा G0 नॉट यानी कि ऊपर लगना चाहिए भैया, ऊपर लगेगा। डेल्टा G0 का फॉर्मूला होता है माइनस NFE0 सेल। F तो सेम ही रहने वाला है तीनों में, तो आप इसको यहाँ से बाहर कर सकते हैं। N यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। तो डेल्टा G1 क्या आने वाला है? हम डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं हम। बिल्कुल जनाब, माइनस NFE0 सेल होता है। N क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस N। F भी लिख देते हैं साथ में। E0 सेल, E0 1 क्या है? SN2 प्लस से SN का ये है ना, तो माइनस जनाब और है माइनस 0.140। सही है, ओके। डेल्टा G0 2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 4। F हो जाने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? SN4 प्लस SN, 0.010, 0.010। क्लियर है? यस। डेल्टा G0 3 की बारी है अब, और ये हमको निकालना है, यानी कि माइनस N। N क्या है जनाब? 2 इलेक्ट्रॉन, यस, माइनस 2F। और ये आपको यहाँ से E0 सेल पता चल जाने वाला है। सही है, तो इन सभी को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। डेल्टा G0 3 को हम पुट करने वाले हैं जनाब किस पेन से? येलो पेन से। तो देखिए बहुत ध्यान से देखना है। माइनस 2F E0 सेल, ये हमने लिख दिया, सही है ना। अब डेल्टा G0 1 लिख देते हैं, माइनस 2F इंटू माइनस 0.140 प्लस करेंगे, इसको जनाब ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं डेल्टा G0 2 को, माइनस 4F इंटू 0.010। क्लियर हो रहा है? होना पड़ेगा जनाब, क्लियर तो बिल्कुल होना पड़ेगा। चलिए अब निगेटिव को कॉमन लेकर हम यहाँ से उड़ा सकते हैं, कर सकते हैं ना, कि यहाँ पर निगेटिव बट ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट हम F को बाहर कर सकते हैं। F और F बाहर, सही है ना। यस, F बाहर हो चुका है, और जनाब 2 को भी कॉमन लेकर हम यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं और यहाँ से भी। तो जनाब ये 2 हट जाएगा, ये 2 चला जाएगा, और ये 4 2 में कन्वर्ट हो जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना? हो जाएगा ना? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि माइनस E0 सेल इस तरफ बचा हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है ना। 0.140 प्लस ही रखेंगे हम यहाँ पर, और ये 2 है ना, 2 इंटू यानी कि 0.020 आ जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना? आएगा ना? यस। माइनस को हम एज रखते हैं, इसको हम ऐड कर लेने वाले हैं। 14 2 16 यानी कि 0.160 आएगा, और जनाब ये निगेटिव आ जाने वाला है इस तरफ। E0 सेल की वैल्यू आपको ये मिल जाने वाली है। क्या कुछ ऐसा दिया हुआ है? तो यहाँ पर आपको 10⁻⁻2 के फॉर्मेट में लेकर आना है। 10⁻⁻2 के फॉर्मेट में लेकर आना है हमको। E0 सेल पहले करेंगे। आपसे क्या पूछा गया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस से SN2 प्लस, सही है, ओके। तो यानी कि 16 इंटू 10⁻⁻2 आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। 0.16 है तो उसको आप 16 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। बोलिए हाँ कि ना? होगा ना? बिल्कुल होगा जनाब, बिल्कुल होगा। इस तरीके से आप करेंगे तो आसानी रहने वाली है, क्योंकि जनाब E0 सेल को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डेल्टा G0 में जाना पड़ेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग अ करंट ऑफ 0.10 एम्पीयर फॉर 2 आवर। 2 घंटे तक हमने इसको इलेक्ट्रोलाइज किया
एम्पियर करंट करंट कितनी है 0.1 एम्पियर। तो प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ओके, और हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस किया था, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस। तो आपको यहाँ पर O2 गैस का वॉल्यूम अलग निकालना पड़ेगा और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम अलग निकालना पड़ेगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली हमको हमारा आंसर मिल जाने वाला है। क्या है आंसर? टोटल वॉल्यूम। आपको यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपको ml में निकालना पड़ेगा, सही है, क्योंकि 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर? ये जनाब क्लियर। अब क्या हम क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा हाइड कर लें तो आसानी रहने वाली है हमारे लिए। ये जनाब रहने वाली है आसानी, सही है। चलिए थोड़ा सा ही हाइड करेंगे, बाकी काम हमारा हो जाएगा इस तरीके से। ओके, थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए जो कि हमको मिल चुका है। फिर से अपने वापस से पुराने पेन पर आते हैं, इस तरीके से। क्लियर है? चलिए, तो जनाब क्या फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको? फार्मूला यूज करना पड़ेगा, उससे पहले हम आपको रिएक्शन समझा देते हैं किसमें क्या होने वाला है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो H2O कन्वर्ट हो जाने वाला है। H2O किसमें कन्वर्ट होगा? O2 में, राइट, O2 में, क्योंकि यहाँ पर आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा ना। हाइड्रोजन बोले तो 2H+, यहाँ पर 2 माइनस होना चाहिए, -2 से 0 ऑक्सीडेशन हुआ है जनाब, कहाँ होगा? एनोड पर ही तो होगा। लिख देते हैं यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन। अब इसको बैलेंस करेंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी होने चाहिए। अब 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो चुके हैं तो 4H+ आपको करना पड़ेगा, साथ ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ चुका है, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन करना पड़ जाएगा। क्लियर है? रिडॉक्स चैप्टर में मास्टरी हासिल हो चुकी होगी आपको ऐसी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होने वाला है? रिडक्शन। ओके जनाब, कैथोड पर रिडक्शन होगा, जी हाँ। तो H+ कन्वर्ट हो जाने वाले हैं H2 में, H+ कन्वर्ट हो जाएंगे H2 में, तो 2H2 यानी कि यहाँ पर 2H+ हो जाएगा अब। ओके, +2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा आपको, तो 2H+ इलेक्ट्रॉन 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2 गैस। क्लियर है? ये हो गई गैस और ये आपकी यहाँ पर गैस हो गई। क्लियर है? होना पड़ेगा जनाब क्लियर, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जा रही है ना। चलिए आगे आते हैं। तो जनाब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए हमारे पास मोल्स तो होना ही चाहिए, एंड जब मोल्स मिल जाएंगे हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.7 से, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमारा एक्चुअल वॉल्यूम। फॉर्मूला पढ़ा है ना, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.7 एट एचटीपी है ना, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको वॉल्यूम ऑफ गैस मिल जाने वाला है। और हम इंडिविजुअल निकालेंगे, एक साथ नहीं। तो उसके लिए हमें पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तभी तो आगे हम बढ़ पाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला होता है Q/F, चार्ज डिवाइड बाई F। बोले तो 96500 ये लिखा हुआ है भैया, खुद से नहीं बोल रहे हैं हम। Q इक्वल टू क्या होता है? IT डिवाइडेड बाई F, IT, राइट। I बोले तो करंट कितना है जनाब, ध्यान से करेंगे हम 0.1। टाइम हमें सेकंड में लिखना होता है, यहाँ पर आपको घंटे में दिया हुआ है, तो 2 × 60 करेंगे तो मिनट आ जाएगा, एक बार फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आ जाने वाला है। IT यहाँ पर T लिख दिया हमने, नहीं यहाँ पर T नहीं जनाब, यहाँ पर F होने वाला है। क्लियर? F क्या है? 96500। तो क्या ये 6 से कट सकता है? नहीं जनाब, 6 से नहीं कटने वाला। तो आप देखिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये पॉइंट से ये वाला 0 चला जाएगा, इससे ये वाला चला जाएगा, तो जनाब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 36 दूनी 72, 72 ऊपर हो जाएगा, 9650 नीचे हो जाने वाला है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं भी सॉल्व करने का मन है, चलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं, आगे सॉल्व रहने देते हैं, तो थोड़ा सा और भी रफ कर लिया जाए। क्लियर? ओके जनाब, बिल्कुल क्लियर। ये वाला पेन लाएंगे। चलिए इतना ही मान लेते हैं हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके ये आ चुके हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, किसका? दोनों का निकालना है, तो पहले हम निकालते हैं O2 का, वॉल्यूम ऑफ O2। तो वॉल्यूम ऑफ O2 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपने ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले हैं ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको आप डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन बोले तो n फैक्टर से। वॉल्यूम ऑफ N2, तो जनाब ये 72.9650 क्या आपने लिखा है? ये जनाब लिखा है आपने ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जब आप इसको डिवाइड करने वाले हैं n फैक्टर से, तो जनाब यहाँ पर n फैक्टर O2 के केस में क्या होने वाला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करिए, 4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट नहीं, 22.7 से, तब जाकर आपको वॉल्यूम मिलने वाला है। मिलेगा? बोलिए हाँ या ना। मिलेगा जनाब, बिल्कुल मिलेगा। तो 72, देखिए अब ये बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन है, सॉल्व करनी पड़ेगी जनाब, हम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, राइट, हम चुपचाप बैठ के सॉल्व कर लेंगे, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा जनाब। यहाँ पर हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, तो करके आते हैं, फिर बताते हैं आपको इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है।
0.0423 ये हो गया है वॉल्यूम, एंड ml में ही है इसको भी। ठीक है, अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ H2। तो ऊपर वाला तो सब कुछ सेम ही रहेगा, 72 डिवाइड बाई 9650, और जनाब एन फैक्टर यहाँ पर 2 हो जाने वाला है, राइट। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 हो जाने वाला है, इंटू 22.7 हमको करना पड़ेगा, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.08 इंटू 46 आने वाला है। अब जनाब बताइए ये हमने कैसे कर दिया इतनी जल्दी। यहाँ पर ध्यान से देखना है, बाकी सब कुछ सही है ना, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 था। तो इसका मतलब यहाँ पर आप जिस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, नीचे उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करने वाले हैं, यानी कि ये वैल्यू 2 टाइम्स होगी या नहीं होगी, बोलिए हाँ कि ना, होगी ना। तो एक बार आपको कैलकुलेशन करनी है, एक बार कॉमन सेंस का यूज करना है, तो डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर पाएंगे आसानी से। चलिए अब दोनों वॉल्यूम को हम जोड़ देते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होने वाला है, 0.0423 प्लस 0.0846। चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं 0.0423 0.0846 639 4 2 6 8 4 12, सही है 0.1269। इसमें पूछा गया है आपसे सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ml में ही आपसे पूछा गया है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो ओहो जनाब 22.7 हमने यूज किया, तो ml नहीं, ये लीटर में आने वाला है। गलती हो चुकी थी हमसे, लीटर में आएगा ये जनाब, ये भी लीटर में आएगा। तो ये आ चुका है लीटर में, तो इसको हम ml में कन्वर्ट करेंगे। लीटर है ना, ओके लीटर है, तो यहाँ पर भी लीटर हो जाएगा। तो ml में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000, ओके तो 126.9 इंटू 10 टू द पावर क्या, लीटर से ml हो चुका है ना, तो 10 टू द पावर की जरूरत क्या है जनाब, ml। ये लीटर, ये मिलीलीटर, तो जनाब 126.9 को आप 127 भी तो लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। तो यस जनाब, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन कैसा लगा बताइए, बढ़िया है। कई स्टेप्स पूछे गए हैं, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। क्लियर है, एट एनोड यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस तरीके से आप करेंगे, एक रिएक्शन बैलेंसिंग की भी करनी लेनी है। द सेल पोटेंशियल फॉर Zn से Zn2 प्लस इक्वल्स SnX प्लस, ओहो SnX प्लस है यहाँ पर, ध्यान दिया, दिखाई तो दे रहा होगा आपको, यस बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। SnX प्लस Sn इज 0.801, ये क्या दिया हुआ है आपको, सेल पोटेंशियल बोले तो ई सेल की वैल्यू आपको बता दी गई है। द रिएक्शन कोशेंट, ओहो ये क्या है भैया, द रिएक्शन कोशेंट, ये तो हमने यहाँ से पहले सुना ही नहीं, ऐसा है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनाब, भी बताते हैं आपको। द रिएक्शन कोशेंट फॉर द अबव रिएक्शन इज 10 टू द पावर -2, ओके। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, तो आपसे इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो आपसे पूछा गया है, यानी कि आपको n की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ी है ना, पढ़ी है जनाब आपने, नेक्स्ट इक्वेशन बिल्कुल पढ़ी है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। क्या है जनाब, ई सेल इक्वल टू माइनस, सॉरी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 लिख सकते हैं क्या, देखिए लिखा हुआ है कि नहीं, 0.06 लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि 2.303 RT को हम RT/F को हम 0.059 दिया है, अगर 0.059 लिख लीजिए, अगर 0.06 लिखा हुआ है तो वो लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर 0.06 है तो उसको हम यूज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई n, पता है ना, नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ लिखी है आपने, ऐसे ही PYQs करने तो आप नहीं आ गए होंगे, बिल्कुल आपने थ्योरी पढ़ी है तभी तो आप यहाँ तक आए हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन आपको आती है लॉग। अब जनाब आता है वही टर्म रिएक्शन कोशेंट, ये रिएक्शन कोशेंट कुछ और नहीं, यही है जनाब लॉग Q। यहाँ पर आपको Q की वैल्यू दी हुई है, भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है जनाब। ई सेल की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 0.801, आपको ई सेल 0.801 बताया गया है, 0.801। अब बात करते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल जनाब आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, Zn2 प्लस Zn, राइट, सही है, इस तरीके से आप देखेंगे। तो ई नॉट सेल क्या होता है, एक बार बता देते हैं आपको। ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, सी का बोले कैथोड, ए मतलब एनोड। बट यहाँ पर देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन भले ही होता हो, लेकिन हमें लिखना रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन भले ही होता हो, अच्छी बात है, बट इस फॉर्मूले में हम रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज करते हैं। तो देखेंगे जनाब यहाँ पर हम ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड लिखने वाले हैं हम सबसे पहले, ई नॉट कैथोड, तो जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा, कैथोड पर रिडक्शन होता है ना, यस देखिए रिडक्शन कहां पर हो रहा है, Zn2 प्लस, यानी कि 0 से 2 प्लस, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। बट यहाँ पर X प्लस कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, अरे भैया पॉजिटिव से 0 जा रहा है, दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड पर होगा, तो 0.008 हम लिखने वाले हैं, 0.008 ये हो चुका है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, हमके करना होता है ई नॉट एनोड जनाब, ये रहा Zn2 प्लस है, Zn यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, क्या है -0.763, तो माइनस लगा हुआ है, तो -7
सॉरी माइनस 0 पॉइंट, ओके इसको थोड़ा रेफर लेंगे, -7 तो जनाब हो ही नहीं सकता, -0.763। क्लियर है, ये आपने ई नॉट से लिख दिया है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। चलिए 0.06 डिवाइड बाई एन करेंगे, लॉग क्यू, लॉग रिएक्शन कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखिए 0.801 होने वाला है, इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, चलिए साइड में ऐड कर लेते हैं, फिर यहाँ पर लाकर के हम माइनस में कर देंगे। क्लियर है, 0.008 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जनाब यहाँ पर प्लस करेंगे हम, 0.763 है, यही तो है, एक बार वैल्यू देख लेते हैं, 763, ओके 8 3 11 यानी कि 771, 0.771 ये आने वाला है, ये इस तरफ आएगा पॉजिटिव का, बट इस तरफ आप लेकर आएंगे तो माइनस लग जाएगा, 0.771 इक्वल टू माइनस जनाब यहाँ पर लगाया है -0.06 डिवाइडेड बाई एन। अब इसको सॉल्व करेंगे, log 10 टू द पावर -2 है, ये -2 इस तरफ आएगा, चलिए -2 यहाँ आ चुका है, हमने ये मल्टीप्लाई दिखा दिया, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, -2 यहाँ पर आ गया, अब क्या बचा है log 10। अब जनाब बताइए log 10 की वैल्यू 1 होती है ना, बताइए होती है ना 1? बिल्कुल 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 होती है। चलिए येलो पेन लेकर आएंगे, अब इसको सॉल्व करिए, क्या आने वाला है 0.801 से 0.771, ओके 1 से 1 जाएगा तो 0 बचने वाला है, इसको 0 बचने वाला है, सही है। अब जनाब 80 से 77 यानी कि 0.03 ऐसा ही तो है, देखिए कर लेते हैं यहाँ पर 801 0.771, 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पर जनाब 3 बचने वाला है और यहाँ पर 0, सही किया था हमने, यस 0.03 है, ओके तो इसको हटा लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और ये माइनस का माइनस रहेगा या प्लस, नहीं प्लस रहेगा क्योंकि पॉजिटिव साइन बड़े नंबर के सामने है, इक्वल टू -0.06 डिवाइडेड बाई n इंटू -2। अब जनाब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसको माइनस माइनस को हटा देते हैं यहाँ से। क्लियर, अब n की वैल्यू आप निकालिए यहाँ से, n को जनाब इस तरफ ले जाइए, इसको नीचे लेकर आएंगे हम 0.06 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.03। 2 डिजिट के बाद यहाँ भी पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद वहाँ भी पॉइंट है, उसको दोनों को हटा देंगे, 3 दूनी 6, 2 2 जा 4 यानी कि n इक्वल टू 4 आ चुका है। बोलिए हाँ कि ना, इस क्वेश्चन को करेक्ट किया जा सकता था क्या नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल 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 किया जा सकता था, बट आपको ये पता होना चाहिए था कि log Q का मतलब यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, जो आपको log के आगे लिखना होता है। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्शन की कंसंट्रेशन, पढ़ा है ना? यस, बट उसी को हम रिएक्शन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो अगर आपको ये आता है तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पूछा जा रहा हो। क्लियर है? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 10 moles of 20 ml NaCl solution is lambda m1, okay, and that of 20 moles another identical cell having 80 ml NaCl solution is lambda m2. The conductivities exhibited by these two cells are same. तो आपसे पूछा गया है रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा m2 एंड लैम्डा m1। तो बताइए जनाब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? सिंपल सा फॉर्मूला है, लगाइए और फटाफट से आंसर को करेक्ट कर दीजिए। लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m बोले तो मोलैरिटी, यही तो फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का, पढ़ा है ना? यस जनाब आपने बिल्कुल पढ़ा है। तो जनाब यहाँ पर हम ये वाला पेन लेकर आते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अनादर आइडेंटिकल से लिखा हुआ है ना, देखिए दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं? ये कुछ नया नया सीखा है हमने आजकल, राइट? चलिए इसका मतलब क्या हो गया कि कप्पा की वैल्यू सेम होने वाली है, कप्पा की वैल्यू दोनों सेल में सेम होने वाली है, तो मोलर कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी पर ही डिपेंड करेगी, और वो भी कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलिए हाँ कि ना? क्या समस्या है जनाब इसको लिखने में? कुछ नहीं ना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो आपको आसानी से आता है और ये सब तो क्लियर है। ओके, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा m1 बाई लैम्डा m2 जब आप करेंगे, और ये तो उल्टा हो जाने वाला, दैट मींस m2 बाई m1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जनाब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यस, तो चलिए लैम्डा m1 बाई लैम्डा m2 की रिलेशनशिप आपको बतानी है। चलिए इनकी रिलेशनशिप बताएंगे हम, खुद की रिलेशनशिप के बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं है, राइट? लैम्डा m1 बाई लैम्डा m2 मोलैरिटी ऑफ सेकेंड सेल की बात करी गई है यहाँ पर। तो मोलैरिटी के लिए क्या करना होता है हमको? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना। यस, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मोल्स कितने हैं? 20, वॉल्यूम कितना है? 80 ml, 20 बाई 80। अब बात कर लेते हैं पहले सेल की, यहाँ पर क्या है? 10 मोल्स और 20 ml सोल्यूशन है, वॉल्यूम 10 बाई 20। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 80 यानी कि 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, 10 1 यानी कि 1/2 यहाँ पर आ जाने वाला है, 1/4 ऐसे हो जाएगा, 2 यहाँ पर जाने वाला है, लैम्डा m1 बाई लैम्डा m2 हो जाएगा बिल्कुल। और जनाब ये 2 4 जाने वाला है, तो ये इस तरफ जाएगा, ओके, यानी कि लैम्डा m1 के आगे 2 आ जाने वाला है, इक्वल टू लैम्डा m2। तो यह दिक्कत तो नहीं हुई इसको करने में। चलिए थोड़ा हम आपको बता देते हैं, हालांकि आपको समझ में आ ही चुका होगा, राइट? यहाँ पर क्या आ चुका है, इसको सॉल्व करने के बाद 1/2
अब जब ये 2 इस तरफ जाएगा यानी कि 2 लैम्डा m1 हो जाएगा और ये इधर जाएगा लैम्डा m2 हो जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? आइए देखते हैं। ट्वाइस ऑफ लैम्डा m1 होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ लैम्डा m1 होना चाहिए। यस यस यस, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। कोई दिक्कत? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है? फॉर Ki मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्टीपली विद डाइल्यूशन। ओके तो जनाब यहाँ पर एक बार फिर से उस वाले डायग्राम का जिक्र हो चुका है। अगर आपने 2023-24 के PYQs कर रखे हैं तो इसका यूज आपने वहां पर देख लिया होगा। फिर भी अगर आपने जून 2022 के PYQs करे हैं तो ये वाला डायग्राम आपको वहां पर भी देखने को मिला होगा। मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन, और जनाब ये वाला डायग्राम हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डायग्राम ऐसे होता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख देंगे हम। ये देखिए फालतू में बता रहे हैं आपको, राइट, क्योंकि आपको तो ये सब आता है, कई बार आपने इन सब चीजों को देखा है। यहाँ पर क्या है? ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, सही है। अब जनाब आप ही बताएं कि आई क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? के आई है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जनाब पढ़िए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्टीपली। ओहो, स्टीपली नहीं जनाब, यहाँ पर तो कांस्टेंट है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। स्टेटमेंट 2 पर आइए। फॉर कार्बोनिक एसिड बोले तो H2CO3, यानी कि देखिए ये तो पहले पता चलना चाहिए आपको। H2CO3 क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। H2CO3 वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कार्बोनिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन। स्लोली नहीं भैया, बड़ी तेजी से बढ़ता है। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाएंगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और मोलर कंडक्टिविटी बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है। बताइए, दिखाई दे रहा है ना? कंसंट्रेशन आप कम कर रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम हो रही है। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, राइट। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, ये देखिए कितनी तेजी से बढ़ गई, तो जनाब ये गलत हो जाएगा, राइट। ये होना चाहिए था यहाँ पर इंक्रीजेज स्टीपली विद डाइल्यूशन, तो यहाँ पर इधर उधर हो गया है, राइट। चलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो बोथ ओके। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। तो जनाब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कंप्लीटली डिसोशिएट ऑन डाइल्यूशन। चलिए लिख देंगे यहाँ पर हम कंप्लीटली डिसोशिएट ऑन डाइल्यूशन। हालांकि आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता है ना तो ये लिख लेना है। इन सब चीजों पर फोकस अगर बना रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से क्रैक होने वाले हैं। क्लियर है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, जिसका सेल कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। सेल कांस्टेंट पता है ना क्या होता है? सेल कांस्टेंट की वैल्यू इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि L/A आपको दिया हुआ है 120 मीटर इनवर्स। अरे हाँ है ना, यस ठीक है। रेजिस्टेंस आपको बताया गया है 100 ओम। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट 129 मीटर इनवर्स फिल्ड विद 74.5 ppm सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 100 ओम। अच्छा जी, लेबल्ड है सॉल्यूशन 1, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन 1 में क्या है? 74.5 ppm का सॉल्यूशन है ये, और रेजिस्टेंस कितनी है? 100 ओम। अरे हाँ है ना, यस। व्हेन द सेम सेल इज फिल्ड विद सेम सेल, मतलब सेल कांस्टेंट सेम रहने वाला है। क्लियर हो गई बात? यस। सॉल्यूशन 2 में क्या होने वाला है? यहाँ पर 149 ppm है सॉल्यूशन, 149 ppm। रेजिस्टेंस है 50 ओम, रेजिस्टेंस हो जाएगी 50 ओम। तो आपसे क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी इज। अच्छा जी, तो आपसे मोलर कंडक्टिविटीज का रेशियो पूछ लिया गया है। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे यार। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा, है ना। कप्पा यानी कि क्या होता है बताइए? कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, या फिर आप इसको कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, है ना, मोलैरिटी। तो भैया कप्पा क्या होता है? चलिए आपको बताते हैं कप्पा को आप क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कप्पा का मतलब होता है सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी ना, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाने वाला है? L/A। ये हो गया सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू हो जाने वाली है कप्पा की, है ना। ठीक है, 1000 रहेगा। और मोलैरिटी आप निकाल पाए इसके लिए ही आपको ये ppm वाला दिया हुआ है। तो मोलैरिटी, मोल कॉन्सेप्ट, या फिर आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर को जरूर से पढ़ा होगा, है ना। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में निश्चित तौर पे आपने इन पर्टिकुलर फॉर्मूले में कई सारे क्वेश्चन किए हैं, है ना। 74.5 ppm को जब आप मोलैरिटी में लेकर आएंगे, मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जनाब आने वाला है 1 × 10⁻³ मोलैरिटी, है ना। तो कैसे लिखें हम, कहाँ पर लिखें? चलिए लिख लेंगे m1 मतलब लैम्डा m1 बाई लैम्डा m2, है ना। दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन 1 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन 2, है ना। कप्पा 1 क्या होगा? लिख ले क्या हम कप्पा 1 के लिए एक बार लिख लेते हैं। कप्पा 1 × 1000 डिवाइडेड बाई m1, है ना। एक बार और ऊपर करेंगे, कप्पा 2 × 1000 डिवाइडेड बाई m2। क्लियर है बात? आप फटाफट से वैल्यूज पुट करेंगे, बट उससे पहले आप देख लीजिए m1 क्या होने वाला है। m1 हो जाएगा 1 × 10⁻³ और m2 क्या हो जाने वाला है? देखिए 74.5 ppm, 2 टाइम्स है ना 149। यस, दैट मीन्स इसकी मोलैरिटी भी 2 टाइम्स आ जाने वाली है। देखिए आपको इन फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, तो इन फॉर्मूलों का यूज करके आप इससे मोलैरिटी निकाल सकते हैं, बहुत आसान होने वाला है। अब इसको हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, है ना।
ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, है ना, बार बार टाइम वेस्ट होता है। ये यानी कि कप्पा वन क्या होने वाला है, एल बाई ए, सेल कांस्टेंट, दैट मींस 129 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस क्या होने वाला है भैया 100, सॉल्यूशन 1 के केस में 100 है रेजिस्टेंस, इनटू 1000 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻³ दैट मींस मोलैरिटी 1। अरे हाँ है ना, यस। अब कप्पा 2 यहाँ पर भी सेल कांस्टेंट 129 ही रहने वाला है, सेल सेम है, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस बदल जाने वाला है, क्या हो जाने वाला है अब 50। क्लियर है बात, यस। 1000 एज इट इज रहने वाला है और नीचे मोलैरिटी बदल चुकी है, दैट मींस 2 × 10⁻³ हो चुका है ना। अब देखिए क्या आप इन सभी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यस। 129 गायब हो जाएगा, 1000 गायब हो जाएगा, 10⁻³ 10⁻³। अब ये 100 × 1 100 होता है, 50 × 2 100 होता है भैया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। एट द एंड क्या आया, लैम्डा m1 बाई लैम्डा m2 आ चुका है 1। तो क्या आपका यही सही आंसर होने वाला है, देखिए कैसे पूछा गया है, नहीं जनाब, आपसे x × 10⁻³ के रेशियो में पूछा गया है। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, ये 1 ही तो लिखा हुआ है भैया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाले हैं, दैट मींस 1000 × 10⁻³ आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो इसका मतलब 1000 आप लिख रहे होंगे यहाँ पर, यही हो जाने वाली है x की वैल्यू। अरे ये आपकी वाली x नहीं है भैया, जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो वाली x है ना, यस। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं बोलेंगे, बट यस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लग रहा है। इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज जनरली नहीं होता है, बट यहाँ पर हुआ है तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना।